Hello students. Today I don't want to welcome you because when I delivered the first lecture of class 11th, it has a great response. All of you see the lecture many times, one time, two times, then pick up the concepts, make the notes, and send their photos to me. लेकिन जैसे जैसे लेक्चर का दिन आया, नेक्स्ट लेक्चर का यानी लेक्चर नंबर 2, जितने देखने वाले बच्चे थे उनका नंबर कम हो गया। और जब लेक्चर आया 3rd यानी कल वाला लेक्चर, तो कल केवल बायो स्टूडेंट्स ने ही लेक्चर देखा है, यानी एक पूरा सेक्शन अब गायब हो चुका है। क्यों हुआ है वो रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहता। तो अब स्पेशली कल का जो मैंने लेक्चर भेजा था उसे केवल अभी तक 78 स्टूडेंट्स ने उसे देखा है, और मेरे ख्याल से हमारे पास 75 के आसपास बायो सेक्शन में बच्चे हैं जिन्होंने अपना काम भी करके मुझे भेजा है। बहुत बढ़िया है, वो बायो वाले बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहे तो उन्हें 11th और 12th और ख़ास तौर से नीट में भी कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। इसी हिसाब से उन्हें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन 76 व्यूज़ का मतलब है कि एक सेक्शन पूरा अब एक सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, नहीं पढ़ना उन्हें, कोई बात नहीं, बिल्कुल ना पढ़ें। तो आज का लेक्चर भी मैं उम्मीद करूँगा केवल बायो वाले ही पढ़ रहे हैं तो बायो वाले ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरू करते हैं कल वाले लास्ट टॉपिक से, जो था मोल कंसेप्ट। और मैंने पूछा भी था कि आपको मोल के बारे में जो भी आपके बेसिक्स हैं आप बताओ, लेकिन सबने वही बहुत सारे डेटा मुझे दिए। लेकिन सारे डेटा ठीक हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो मोल को डिफ़ाइन नहीं करते। जैसे मैं बात करता हूँ अभी एक छोटी सी टर्म से, कल से शुरुआत करते हैं। सपोज़ इसका वेट कितना है, इसका वेट, अगर मैं इसका वेट बताने लगूँ तो इसका वेट है सपोज़ 0.001 किलोग्राम। तो आप कह सकते हो मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर लिखने की क्या ज़रूरत थी। मैं कह सकता था ये 1 ग्राम का है। समझ में आया? यानी हम अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका डायमेंशंस या जिसका मास बहुत नेग्लिजिबल है, तो ऐसे में उसे वे करने के लिए एक नया कंसेप्ट कल सीखे थे जिसका नाम है AMU। जैसे सपोज़ ये कार्बन का एटम है, और इस कार्बन के एटम को अगर हम बात करूँ, ये डॉट जो मैंने बनाया है इसका वेट है 0.00000000000 समथिंग, और आगे कुछ है ऐसे करके। तो इतने लीस्ट नंबर को हमने क्या किया, एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और उस यूनिट को हमने कह दिया AMU। तो AMU लीस्ट मास को कैलकुलेट करने की सिंपल यूनिट है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं आज मोल कंसेप्ट की, तो मोल पे आओ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ बनाना शॉप पर और उससे कहता हूँ मुझे 12 बनाना दो। ऐसे बोलता हूँ, कोई भी ऐसे नहीं बोलता। क्या कहते हैं हम जाके वहाँ पे, 1 डज़न। इसका मतलब 12 का रिप्लेस हमने किससे कर दिया, 1 डज़न से कर दिया। यानी इस 12 नंबर को हमने एक सिंपल नंबर 1 में कन्वर्ट कर दिया, उसके साथ क्या जोड़ के, डज़न। यानी अगर कहीं भी 12 नंबर आएगा तो हम उसे सीधा क्या कह सकते हैं, 1 डज़न। ऐसे ही अगर कोई 20 आइटम्स हैं तो उन्हें हम कह सकते हैं 1 स्कोर। तो अगर मैं 40 लूँ तो 40 को हम क्या कह देंगे, 2 स्कोर। ऐसे ही अगर 144 नंबर है तो इसे हम कहते हैं क्या, ग्रोस। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री डील करती है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। वो एटम्स इतने होते हैं कि आप उन्हें
कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर्स होते हैं, क्योंकि छोटे बहुत हैं और इतने नंबर्स हैं। तो ऐसे में उनके नंबर को, उनकी गिनती कैसे करें, उसके लिए हमने एक कंसेप्ट बना दिया जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। क्या नाम है? मोल कंसेप्ट। अब है क्या मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट में हमने क्या किया, हर एक को गिनने की बजाय ऐसे कह दिया कि इतने के अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल। तो अगर इसका कोई डबल है लाइक दिस, ये लगभग ऊपर वाले का डबल है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 मोल। लेकिन वो कितने होंगे उसे हमने डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ यूज़ कर लिया 12 ग्राम कार्बन। क्या कहा हमने? कहा 1 मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल इज़ अ नंबर ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल वो संख्या है डेट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज़, यानी जो अपने अंदर इतने पार्टिकल या इतने नंबर इंक्लूड करती है जितने 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स होते हैं। यानी सपोज़ अगर मेरे हैंड पे ये 12 ग्राम, मेरे हाथ पे अगर ये 12 ग्राम कार्बन रखा है, 12 ग्राम कोयला, तो उसके अंदर जितने कार्बन एटम्स हैं उन्हें काउंट कर लो। अब चूँकि वो पॉसिबल नहीं थे, तो अगर वो काउंट करके जो भी नंबर आता है वही नंबर किसका होगा, 1 मोल का। यानी 1 मोल के अंदर उतना नंबर आता है जितना इस 12 ग्राम कार्बन में क्या होते हैं, एटम्स। अब हम कैसे काउंट करें इन एटम्स को? तो हमने सोचा हमारे पास टोटल मास पता है कार्बन का कितना है, 12 ग्राम, और कार्बन के एक एटम का मास भी पता है, वो कितना था, कल हमने लिखा था 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये तो है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और ये क्या है, टोटल मास। तो आपको पता है टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1, तो ये हमें क्या दे देता है, नंबर ऑफ एटम्स। क्या दे देगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उसके लिए हमने निकाल लिया 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट, 23 नीचे निगेटिव है, ऊपर चला गया, 10 की पावर 23 पॉजिटिव हो गया। अगर ये 2 होता, 2 ये 1.99 है, अगर ये 2 होता तो एग्जैक्टली 6 टाइम कट हो जाता, लेकिन ये क्या है, 2 से कुछ कम, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 से कुछ ज़्यादा। तो ये वैल्यू आ गई 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज़। यानी अगर हमें इतने कहीं भी कुछ भी नंबर मिल जाएं तो उन्हें हम सीधा क्या बोल सकते हैं, 1 मोल। जैसे हमारे स्कूल में कितनी चेयर हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23, तो हम कह सकते हैं देयर आर 1 मोल चेयर। आपके सर पे कितने बाल हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23, तो कितने बाल हो गए, 1 मोल। जो आपके घर में सैंड पड़ा हुआ है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 12 इंटू 10 की पावर 23, तो आपके पास कितने मोल हो गए, 2 मोल। तो यहाँ हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। अब डेफिनेशन कितनी आसान है, 1 मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles as there are atoms in 12 ग्राम of carbon। यहाँ तक पूरा करना है। मैंने कुछ बच्चों का वर्क देखा था, उसमें थोड़ा सा उन्होंने एग्जाम्पल में ले जाके लिखा था। किसे लिखा था, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को, तो इसलिए उसे थोड़ा सा वो करेक्ट कर लें। क्या करेक्ट करना, आई रिपीट, 1 मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम निकल के आए वही क्या कहलाया हमारा, 1 मोल। और 1 मोल को कितना नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23, और इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। और लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं n, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में a। तो ये 1 मोल का नंबर भी है। ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी लैक्स करोड़ से तो बहुत ज़्यादा।
ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल का कंसेप्ट, यानी बहुत लार्ज नंबर्स को काउंट करने की जगह हमने उसके लिए एक सिंपल टर्म यूज़ कर ली, डैट इज़ कॉल्ड मोल। अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि हम कंपाउंड की कंपोजिशन में परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। परसेंटेज किसी की भी निकालनी हो तो मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी का भी निकाल दो, एनी एलिमेंट इक्वल टू होगा मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में होती है, और अपॉन टोटल मास। फॉर एग्जांपल आपने कल सीखा था H2O, तो H2O का फॉर्मूला सबको पता है, H2O यानी वाटर। यहाँ इसका मास कितना है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये आ गया 2 + 16 = 18U। टोटल मास कितना है 18। अगर वो कहता है फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ H = मास ऑफ दैट, अब मास ऑफ H इन दिस, तो इसमें H कितने हैं 2, तो यहाँ पे मास लिया जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन 18। कट कर लो 9 टाइम्स और 9 से कट कर लो 1, और ये 1.11%। अगर ये इतने परसेंट है, चूँकि दो कितने एलिमेंट है टोटल 2, तो अगर हम सेकेंड का निकालना चाहें तो परसेंटेज O = 100 माइनस परसेंटेज ऑफ H, या फिर से वही तरीका कर लो 16 × 100/18, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है 16। बहुत आसान क्वेश्चन है और हमेशा आता है इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट, तो उसने कहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट। तो यहाँ दिक्कत ये हो जाती है, सोडियम और सोडियम सल्फेट जब बनाएंगे तो हमें इसका फॉर्मुलेशन करना है। फ्रॉम क्लास 9th वी हैव एन आइडिया, दैट इज़ symbol of sodium is Na and sulfate is SO4 माइनस Na+, क्रॉस चला जाता है तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। अब इसका टोटल मास देखो, Na का मास होता है 23 × 2 प्लस सल्फर 32 प्लस सारे को डिफरेंट को हमें ऐड करना है। ऑक्सीजन कितना है 16 × 4, 46 प्लस 32 प्लस 64, 6 × 8 और 4 12 और 7 3 10 142। तो टोटल मास आ गया 142। अब हमें किसकी परसेंटेज चाहिए? सोडियम की। परसेंटेज ऑफ Na = तो फार्मूला सेज मास ऑफ Na इन दैट कंपाउंड, तो इन दिस कंपाउंड Na कंटेन्स 23 × 2 यानी 46 ग्राम, 46 मल्टीप्लाई बाई 100/142। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसका? Na का। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करिए। कल भी मैंने कई बच्चे देखे थे जिन्होंने क्लोरीन वाले फार्मूले में, जहाँ मैंने कहा था 35 × 75 प्लस 37 × 25/100 किया था, तो डायरेक्ट लिख दिया था 35.5। अरे भाई तुम तो इसकी मल्टीप्लाई करो दोनों की और फिर ऐड करके लिख दो। तो ये था आपका टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए। जहाँ ये टॉपिक करेंगे उसके नीचे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूरिया, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहले यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो मैं इसे थोड़ा कंपाइल कर रहा हूँ। N2H कितना है 4, C कितना है 1, O कितना है 1। अब इनका मास निकाल लो, फिर नाइट्रोजन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज, और सबका सम करके इससे माइनस कर दो 100 से, तो ओके, नहीं तो वो अलग से निकाल। तो ये क्वेश्चन भी आप यहीं सॉल्व करना। इसके अलावा और भी जो तुम्हें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिखाई दें आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत बढ़िया टॉपिक है
और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। देखो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। मैं आपकी से क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने एसिटिक एसिड का नाम सुना है? सुना है? चलो ठीक है, जो भूल गए हैं तो मैं कहता हूँ, आपने इसका नाम सुना है इथेनोइक एसिड। एथ का मतलब 2 कार्बन 1 2, ओइक एसिड का मतलब एक COOH ग्रुप, और इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए H3 लगा दिया। तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला आया वो ये आया, क्या? CH3COOH। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ। C कितने 2, C2, H कितने 3 और 1 4, और O कितना है 2, C2H4O2। ये भी किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड। ये भी किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है सब में? 2। तो 2 से इसे कट कर दूँ तो क्या आएगा? ये C1H2O1। यानी ये बता रहा है कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में है। तो अब ये जो बना क्या? CH2O। तो ये जो फॉर्मूला आया जिसमें हमें सिंपल रेशो मिला, यही कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। अब डिफाइन कैसे करें एम्पिरिकल फार्मूला को? ये क्या था? अभी हमने लिखा था, ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या होते हैं? एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, whereas empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. So you can define it. Empirical formula represent the simplest whole number ratios of various atoms present in a compound. और मोलिकुलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर। तो जहाँ एग्जैक्ट नंबर, जैसे मैंने कहा कार्बन है 6, तो ये एग्जैक्ट नंबर अगर मैं कह रहा हूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसे? मोलिकुलर फार्मूला को। मैंने कहा कार्बन 6 एग्जैक्ट, हाइड्रोजन 12 एग्जैक्ट, ऑक्सीजन 6 एग्जैक्ट। तो अगर ये तीनों एग्जैक्ट हैं तो ये जो बना इट इज़ कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। लेकिन मैंने कहा कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 1:2:1। तो ये रेशो एम्पिरिकल फार्मूला देगा, जो हो सकता है ग्लूकोज का भी हो या हो सकता है एसिटिक एसिड का भी हो। उसके बारे में पता लगेगा फिर उसकी परसेंटेज और मोलिकुलर मास से। तो ऐसे में यहाँ देख लो आप, इसे अगर हम कट करना चाहें तो ये बनेगा C1H2O1। तो ये जो है ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। अब ये ग्लूकोज का फार्मूला है या किसी दूसरे का, कैसे करते हैं इसके लिए मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके 1 या 2 क्वेश्चन कर देता हूँ, आपको इसके एक्सरसाइज में और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब उसने क्या कहा, इस क्वेश्चन को करने की बुक में अलग तरीके हैं, आप मेरे तरीके से करोगे तो हम एक टेबल में कर लेते हैं। क्या कहती है टेबल, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल में सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, यानी जिसका हमें एम्पिरिकल फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, वहाँ पे कितने एलिमेंट हैं। हो सकता है एलिमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो उतना सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आगे लिखते हैं फिर हम उसका सिंबल, जो भी है उसका सिंबल क्या है। फिर उसके बाद लिखते हैं परसेंटेज, उसका कितना है मास परसेंटेज या परसेंटेज कितना है। फिर उसके बाद लिखते हैं हम उसका एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास ये है गिवन मास और ये है एटॉमिक मास। आपको पता है ये 10th में आपने पढ़ा भी था, मोल में आता है। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एटम का मास या परसेंटेज मास और अपॉन एटॉमिक मास, ये क्या बन जाएगा, मोल्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं इन्हें बना देता हूँ,
ये परसेंटेज, मास परसेंटेज, यहाँ एटॉमिक मास, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? परसेंटेज अपॉन, यानी परसेंटेज को हम मास ले लेते हैं। क्यों लेते हैं मास? हम ये मान के चलते हैं, अगर मैंने कहा यहाँ पर कार्बन 50% है, तो इसका मतलब टोटल कितना ले लिया हमने अपनी तरफ से 100, तो 100 में कार्बन का वेट कितना हो गया अगर वो 50% है, तो सबको पता है कितना, 50 ग्राम। तो हम परसेंटेज को ही मास रख लेते हैं। एटॉमिक मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोल्स के बाद जो मोल्स आते हैं तो फिर हम इसका निकालते हैं सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होता है? इन मोल्स में सबसे स्मॉल टर्म से सबको कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये मोल्स आए 3, ये आए 2 और ये आए 9, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 2, तो 2 से हम सबको कट करेंगे, 3/2, 2/2, 9/2 यहाँ पे। तो ये जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा सिंपल रेशियो। अब इस सिंपल रेशियो में हो सकता है एग्जैक्ट नंबर ना आए, तो फिर हम यहाँ निकालते हैं होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो क्या करते हैं कि जो भी उसके नेक्स्ट, जैसे सपोज़ यहाँ पे आया 1.5, तो 1.5 जो है एक होल नंबर नहीं है, तो 1.5 किससे मल्टीप्लाई करके होल नंबर बन जाएगा? 2 से। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इट गिव्स यू 3, तो ऐसे में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ था 1.25, तो 1.25 किससे मल्टीप्लाई करके आ जाता? बताओ। 4 से 5 बन जाता, ऐसे करके। अगर ये आता है 1.33, तो उसे कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम? 3 से, तो वो एग्जैक्ट नंबर उससे हम बना देते हैं। अब एक क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज में है शायद 1.4 या 1.5, वो कहता है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच कंटेन्स 69.9% ऑफ आयरन Fe एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन ओ। अब यहाँ एक आसान है, वो केवल इसकी परसेंटेज दे देता और कह देता रेस्ट ऑक्सीजन है, तो हम 100 से माइनस कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले सीरियल नंबर कितने लेने हैं? ओनली 2, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है। पहले का सिंबल क्या है? Fe, दूसरे का सिंबल क्या है? O। मास परसेंटेज कितना परसेंट है आयरन का? 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1। आयरन का एटॉमिक मास, अब हम बात करते हैं आयरन के एटॉमिक मास की। अगर हमें नहीं पता तो हमें बुक में ही मिल जाता है, लास्ट में होता है। बताओ। अब यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू तो देखते नहीं, वैसे Fe का मास होता है 55.8, लेकिन यहाँ पे हम कितना ले लेते हैं? 56। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबको पता है कितना होता है? 16। तो ये देखो, ये गिवन मास और ये मोलर मास, ये गिवन मास और ये मोलर मास, तो दिस अपॉन दिस क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो आयरन के कितने? 69.9 अपॉन 56, और ऑक्सीजन के कितने आएंगे? 30.1 अपॉन 16। इसे कट करो, आई थिंक ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसे कट करो, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये डिफ़र है तो इनमें जो स्मॉल 1 है उससे दोनों को कट करो। अब चूँकि कैलकुलेशन तो आपको करनी है, तो सपोज़ मैं बता देता हूँ, ये आता है सपोज़ 1 पॉइंट, ये कितना आ सकता है? 1.5 आ सकता है, और ये आ सकता है 1.7, तो हमें 1.2 से इसे भी कट करना है, तो ये क्या आएगा? 1.2 अपॉन 1.2, तो एक वैल्यू तो बन जाएगी इसमें से 1। क्यों बनेगी 1? क्योंकि जब हमने कहा जितने भी मोल्स आते हैं उसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे स्मॉल मोल से कट करते हैं, तो जो भी इसमें सबसे स्मॉल है उससे कट करेंगे तो वो वाला तो बन जाएगा 1, और बाकी सब कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं कहता हूँ 1.2 अपॉन 1.2, ये 1 आ गया, और 1.7 अपॉन 1.2 ये कुछ और आएगा। तो अब अगर ये यहाँ पर एक तो 1 आएगा, और दूसरा अगर कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाता है तो ठीक है, और वो नंबर ना आके वो सपोज़ ये आ जाता है 1.5, तो ये सिंपल रेशियो सिंपल रेशियो तो है, होल नंबर नहीं है, तो हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया? 2, और ये कितना आ गया? 3। अब हमें क्या करना है? इन दोनों सिंबल को नीचे रखना है, Fe और O। Fe का कितना नंबर है?
2, O का कितना नंबर है 3। क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देख लेना, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि मुझे पता है आयरन ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है, यही बनता है, लेकिन क्या ये आएगा वो यहाँ से डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इसके जो भी क्वेश्चंस दे रखे हो बुक में है कई सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी हैं, आप उन्हें सॉल्व करो। और बायो स्टूडेंट्स कीप इट अप, अच्छे से मेहनत करो। आप अगर ऐसी मेहनत करेंगे तो आप डिज़र्व करते हो अच्छा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।